तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने है एल्कॉन कैस्टरॉयल लिमिटेड की एक हालिया अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, और ये वो दस्तावेज होते हैं जहां कंपनियां अपने तिमाही नतीजों पर विश्लेषकों से बात करती हैं। और ये बातचीत मतलब ऊपर से देखने पर सिर्फ आंकड़ों का खेल लगती है। बिल्कुल, बहुत सारे नंबर्स, बिजनेस की भाषा थोड़ी सूखी लग सकती है, लेकिन अगर आप इन आंकड़ों के पीछे झांकें तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दिखती है। सही कहा। और एल्कॉन की कहानी एक ऐसी कंपनी की है जो एक चौराहे पर खड़ी है, कह सकते हैं। एक तरफ कंपनी के टॉप लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और दूसरी तरफ एक ही समय में कंपनी दो मोर्चों पर लड़ रही है। दो मोर्चे? हाँ, एक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां अमेरिकी टैरिफ्स और चीन की सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, और दूसरा है हमारा अपना घरेलू बाजार जहां एक नई उम्मीद दिख रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस मुश्किल समय में ये कंपनी खुद को कैसे संभाल रही है। ये सिर्फ टिके रहने की कहानी नहीं है, ये मुश्किलों को मौके में बदलने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर वो है लीडरशिप में बदलाव। जी। कंपनी के ग्रुप सीईओ राजीव सिकंद रिटायर हो रहे हैं और 1 अप्रैल 2026 से उनकी जगह सुमित भटनागर लेंगे। किसी भी संगठन के लिए ये एक बहुत बड़ा पल होता है। बिल्कुल, और ये बदलाव एक बहुत ही, कह सकते हैं, तूफानी समय पर हो रहा है। तूफानी? हाँ, अगर हम वैश्विक माहौल को देखें तो दो बड़े दबाव साफ दिखते हैं। पहला, अमेरिका ने अगस्त में भारतीय निर्यात पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। 1 मिनट, 50%? जी, 50। मतलब हर 100 रुपए के माल पर 50 रुपए का टैक्स। ये तो कारोबार पर सीधा ताला लगाने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका असर तुरंत दिखा। अमेरिकी ग्राहक एकदम से सतर्क हो गए और मांग पर सीधा असर पड़ा। और दूसरा दबाव आ रहा है चीन से। वो रेयर अर्थ मटेरियल्स पे उनका प्रतिबंध और सेमीकंडक्टर की कमी तो चली रही है। तो ये दोनों चीजें ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह से उलझा रही हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर की ऑटो कंपनियां इससे जूझ रही हैं। तो ये तो वही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की बात, जहां हालात मतलब काफी मुश्किल लग रहे हैं। हाँ। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जहां एक तरफ वैश्विक बाजार में इतनी मुश्किलें हैं, वहीं भारत में हालात सुधर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सितंबर के अंत में जीएसटी दरों को थोड़ा ठीक करना, मतलब तर्कसंगत बनाना। अच्छा। सरकार के इस एक कदम ने, आप कह सकते हैं, घरेलू ऑटो उद्योग में जान फूंक दी। तो त्योहारों के मौसम का भी असर होगा? वो तो था ही, लेकिन इस कदम से ग्राहकों का भरोसा लौटा और गाड़ियों की पूछताछ और बिक्री में अचानक तेजी आ गई। आंकड़े भी यही बताते हैं शायद। घरेलू टू व्हीलर सेगमेंट में करीब 10.6% और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 10.9% की वृद्धि देखी गई है। तो ये सचमुच में दो अलग अलग दुनिया की कहानी है। बिल्कुल। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय तूफान और दूसरी तरफ घरेलू बाजार में बहार। और जो नए सीईओ आ रहे हैं, उन्हें इसी दोहरी हकीकत के बीच कंपनी को आगे ले जाना है। और यही इस बदलाव को इतना अहम बनाता है। ऐसे माहौल में आपको एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो एक ही समय में रक्षात्मक भी हो और आक्रामक भी। चलिए इसी विरोधाभास को आगे बढ़ाते हैं और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर आते हैं। यहाँ भी एक पहेली है। कंपनी का रेवेन्यू यानी कुल बिक्री पिछली तिमाही की तुलना में तो बढ़ी है, जो अच्छी बात है। हाँ, ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर हम पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू में 7.7% की गिरावट आई है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर में लगता है कि शायद कंपनी का प्रदर्शन खराब हो रहा है। हाँ, लेकिन ये गिरावट सिर्फ कमजोर मांग की वजह से नहीं है। इसके पीछे 3 बहुत ही खास, मतलब बाहरी कारण है। अच्छा, क्या है वो? पहला तो ये कि पिछले साल इसी तिमाही में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो एकमुश्त थे। वो इस साल के प्लान में थे ही नहीं, तो वो एक तरह से बेस इफेक्ट है। ठीक है, ये तो एक तकनीकी कारण हुआ। हाँ, और दूसरा कारण ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। यूके में उनके एक बड़े ओईएम ग्राहक पर एक साइबर हमला हुआ। ओईएम मतलब जो बड़ी कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं? बिल्कुल, जैसे जैगुआर लैंड रोवर या बीएमडब्ल्यू। तो इस साइबर हमले की वजह से उस ग्राहक का प्लांट 5 हफ्तों तक बंद रहा। 5 हफ्ते? और उनका प्लांट बंद था तो एल्कॉन को यहाँ भारत से अपनी सप्लाई रोकनी पड़ी। सही समझे। मतलब एक साइबर हमला ब्रिटेन में होता है और उसका सीधा असर पुणे में बैठी एक भारतीय कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ता है। यही ग्लोबल सप्लाई चेन की हकीकत है। और तीसरा कारण सीधा अमेरिका से जुड़ा है, वो 50% टैरिफ वाला। अच्छा,
उसका असर दिखा। हाँ, वहाँ उनके कमर्शियल व्हीकल ग्राहकों की मांग में लगभग 25-26% की भारी गिरावट आई। तो ये गिरावट कंपनी की किसी अंदरूनी कमजोरी से ज्यादा बाहरी वजहों का नतीजा है? बिल्कुल। तो ठीक है, बाहरी वजहों से रेवेन्यू पर असर पड़ना तो समझ आता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इस गिरते हुए रेवेन्यू के बावजूद कंपनी ने असल में पहले से ज्यादा पैसा कमाया। उनका ग्रॉस मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया, मतलब मुनाफे में सीधे सीधे 3% का उछाल है ना? जी हाँ, 3%। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर जब बिक्री घट रही हो। ये कैसे संभव हुआ? और यहीं पर इस कंपनी की सबसे दिलचस्प कहानी छिपी है। देखिए, कोई भी कंपनी बिक्री घटने पर लागत कम करने की सोचती है। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। लेकिन इन्होंने एक अलग रास्ता चुना। इन्होंने खुद से पूछा, हम कम बेचकर ज्यादा कैसे कमा सकते हैं? और इसका जवाब क्या था? जवाब था बेहतर चीजें बेचकर और उन्हें बेहतर तरीके से बनाकर। बेहतर चीजें बेचकर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोडक्ट मिक्स में सुधार। मतलब उन्होंने अपना ध्यान कम मार्जिन वाले पार्ट से हटाकर ज्यादा मार्जिन वाले, ज्यादा मूल्य वाले पैसेंजर व्हीकल यानी पीवी पार्ट्स पर लगाया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि जहां पूरी पीवी इंडस्ट्री सिर्फ 4.2% की दर से बढ़ी, वहीं एल्कॉन का पीवी बिजनेस 16% बढ़ा। वाओ, मतलब उन्होंने सही जगह पर दांव लगाया। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा है कि किसान गेहूं उगाना कम कर दे और उसकी जगह स्ट्रॉबेरी उगाना शुरू कर दे। जमीन उतनी ही पर कमाई ज्यादा। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और दूसरा हिस्सा था चीजों को बेहतर तरीके से बनाना, जिसे वो ऑपरेशनल एक्सलेंस कहते हैं। हाँ। वे एक स्मार्ट फाउंड्री बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्मार्ट फाउंड्री, ये सुनने में तो काफी हाईटेक लगता है। हाँ, असल में मतलब क्या है? इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी फैक्ट्रियों को भविष्य के लिए तैयार करना। उन्होंने जर्मनी से विशेषज्ञों को काम पर रखा है। पुणे की सुविधाओं में नए रोबोटिक सेल लगाए हैं जो 24 घंटे बिना थके और बिना गलती किए काम कर सकते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वे अब हर मशीन से आने वाले डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि उत्पादन को और तेज और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो ये सिर्फ क्या बेच रहे हैं की बात नहीं है, ये कैसे बना रहे हैं इस पर भी ध्यान देने का नतीजा है। बिल्कुल सही। तो वे अपने मौजूदा काम को बेहतर और स्मार्ट बना रहे हैं, ये तो साफ है। लेकिन इस अनिश्चित ऑटो बाजार में सिर्फ एक ही इंजन पर निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा लगता है। हाँ। क्या वे भविष्य के विकास के लिए कुछ नए इंजन भी बना रहे हैं? हाँ, और यही उनकी रणनीति का सबसे रोमांचक हिस्सा है। वो अब सिर्फ एक ऑटो पार्ट्स कंपनी नहीं रहना चाहते। तो फिर क्या? उन्होंने एक नया वर्टिकल शुरू किया है, DAR यानी डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवे। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है, मतलब ऑटो पार्ट्स से एरोस्पेस के पार्ट्स बनाना। हाँ, ये जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। एक कार के पार्ट में अगर मामूली सी खामी हो तो शायद गाड़ी थोड़ी आवाज करेगी, लेकिन एक हवाई जहाज के पार्ट में वहां तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और वे इस दाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वे हल्के एल्यूमिनियम कास्टिंग के लिए प्रमुख डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। और कुछ सफलता मिली है? हाँ, पहली सफलता मिल गई है। उन्हें डिफेंस सेगमेंट में एक सरकारी उपक्रम से सिलेंडर हेड की सप्लाई को ऑर्डर मिला है। अच्छा। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है जो कंपनी को ऑटो सेक्टर के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करेगा। इसी सिलसिले में मैंने सुना कि उन्हें एक इतालवी सुपर कार निर्माता से भी ऑर्डर मिला है। हाँ, ये भी सच है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह का मतलब दिखावे का प्रोजेक्ट तो नहीं? सुपर कार के कुछ पार्ट्स बनाने से कंपनी के अरबों के रेवेन्यू पर कितना ही असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है ये दोनों हैं। दोनों? हाँ, बेशक एक सुपर कार के लिए बनाए गए पार्ट्स की संख्या कम होगी, लेकिन ये ऑर्डर पैसे से ज्यादा प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के बारे में है। अच्छा, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। जब आप करोड़ों की कार बनाने वाली कंपनी के लिए पार्ट्स बना सकते हैं, तो ये साबित करता है कि आपकी इंजीनियरिंग और क्वालिटी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये उन्हें डिफेंस और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में दरवाजे खोलने में मदद करेगा? एकदम सही। इसके अलावा उन्हें एक प्रमुख जर्मन OEM से भी एक डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है जो भविष्य में एक बड़े बिजनेस का दरवाजा खोल सकता है। ठीक है, तो डिफेंस और एरोस्पेस भविष्य की बात हुई, लेकिन आज की हकीकत तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। पूरी इंडस्ट्री उस तरफ भाग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी भविष्य के बड़े सपने देखते देखते आज की इस EV क्रांति में पीछे छूट रही हो? नहीं, वो इस मोर्चे पे भी काफी सक्रिय हैं। वे JLR के लिए E-Axle का उत्पादन शुरू कर चुके हैं। E-Axle, ये क्या होता है? E-Axle इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गियर बॉक्स को एक यूनिट में जोड़ता है। अच्छा।
और इसके अलावा एक प्रमुख जापानी ओईएम की हाइब्रिड गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर हेड के लिए उनका 100% बिजनेस शेयर है। 100% बिजनेस शेयर? जी। मतलब उस मॉडल की जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां बनेंगी सब में इन्हीं का बनाया हुआ सिलेंडर हेड लगेगा? हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। सही समझे। हालांकि यहाँ भी चुनौतियां हैं, जैसे चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी का असर उनके ईवी बनाने वाले ग्राहकों पर पड़ रहा है। लेकिन ये साफ है कि वे इस नए बाजार में अपनी जगह मजबूती से बना रहे हैं। अब एक और बड़ी संख्या पर आते हैं। कंपनी ने बताया कि उनके पास 9,100 करोड़ रुपए की एक मजबूत ऑर्डर बुक है। जी। ये सुनने में एक बहुत बड़ी रकम लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में कंपनी की इतनी बिक्री पक्की है? ये गारंटीड पैसा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आंकड़ा अक्सर लोगों को थोड़ा भ्रमित करता है। अच्छा। ये कोई स्थिर आंकड़ा नहीं है। ये उन ऑर्डर्स का कुल मूल्य है जिन्हें वित्त वर्ष 2024 से 2029 के बीच पूरा किया जाना है। और इसमें से लगभग 650 से 700 करोड़ के ऑर्डर वो पहले ही पूरे कर चुके हैं। तो असल में ये आंकड़ा अब करीब 8,400 करोड़ का है। तो ये भविष्य की गारंटी नहीं है? नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक रेस्टोरेंट का उदाहरण है। रेस्टोरेंट? हाँ। इस ऑर्डर बुक को भविष्य की गारंटी समझना गलत होगा। ये एक रेस्टोरेंट में भविष्य की टेबल बुकिंग की लिस्ट जैसा है। अच्छा। मतलब ये बताता है कि लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन कितने लोग असल में आएंगे, वो क्या ऑर्डर करेंगे और क्या कोई अपनी बुकिंग रद्द कर देगा, ये तो समय आने पर ही पता चलता है। बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो फिर इस लिस्ट का फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे रेस्टोरेंट के मालिक को ये अंदाजा हो जाता है कि उसे अगले कुछ महीनों के लिए कितनी सब्जियां खरीदनी है। और क्या उसे एक नया तंदूर लगाने की जरूरत है? एकदम सही। इसी तरह ये ऑर्डर बुक कंपनी को अपने कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय की योजना बनाने में मदद करती है। कैपेक्स यानी नई मशीनों, नई फैक्ट्री पर होने वाला खर्च। बिल्कुल। इसी ऑर्डर बुक को देखते हुए वे तय करते हैं कि कितना निवेश करना है, और इसी आधार पर अगले साल के लिए उनका अनुमान 130 से 140 करोड़ रुपए के बीच है। तो ये ऑर्डर बुक भविष्य की तैयारी का एक नक्शा है, गारंटी नहीं। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम इस कहानी को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसी कंपनी है जो नेतृत्व परिवर्तन के एक अहम दौर से गुजर रही है, वैश्विक व्यापार युद्धों का सामना कर रही है, लेकिन साथ ही घरेलू बाजार में हो रहे सुधार का फायदा भी उठा रही है। और सिर्फ फायदा नहीं उठा रही हैं, वो इस मुश्किल समय का इस्तेमाल खुद को बदलने के लिए कर रहे हैं। बदलने के लिए? हाँ, वे टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स के जरिए समझदारी से अपना मुनाफा बढ़ा रहे हैं, और साथ ही डिफेंस और एरोस्पेस जैसे नए हाईटेक क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है उनका बहुआयामी दृष्टिकोण। वो सिर्फ एक चीज पर दांव नहीं लगा रहे हैं। सही बात है। वो टेक्नोलॉजी से अपने मुख्य ऑटो बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही नॉन ऑटो क्षेत्रों में विकास के नए स्तंभ बना रहे हैं। ये सिर्फ आज की चुनौतियों से निपटना नहीं है, बल्कि कल के अवसरों के लिए खुद को तैयार करना है, और जोखिम और अवसर के बीच संतुलन बनाने की यही रणनीति देखने लायक होगी। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जो भविष्य से जुड़ा है। बताइए। कंपनी ने बताया कि उनके मौजूदा प्लांट पूरी तरह भर चुके हैं और उन्होंने एक नए प्लांट के लिए पुणे के पास खेड़ सिटी में जमीन ली है। ये उनके विस्तार की योजना है। हाँ, और ये उस स्मार्ट फाउंड्री वाली बात से जुड़ता है, और ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है। जैसे जैसे एल्कॉन जैसी कंपनियां स्मार्ट और अधिक ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही हैं, इसका भारत में औद्योगिक नौकरियों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी सवाल है। जब एल्कॉन खेड़ सिटी में अपना नया स्मार्ट प्लांट बनाएगी, तो क्या वो एक ऐसा भविष्य बना रही है जिसमें कम लोगों की जरूरत होगी? क्या स्मार्ट फाउंड्री को स्मार्ट रोबोट चाहिए या स्मार्ट कर्मचारी? और क्या हमारा इकोसिस्टम उस बदलाव के लिए तैयार है जहां फैक्ट्री के फ्लो पर हाथ से काम करने वालों की जगह डेटा का विश्लेषण करने वाले लोगों की जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।